डेट है आज 2 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है होयसाल टेम्पल्स। होयसाल के टेम्पल्स रिसेंटली न्यूज में है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह से बने होते हैं ये होयसाल के टेम्पल। ये कर्नाटक में जगह है एक, वहाँ पे ये एम्पायर था, साम्राज्य था, जहाँ पे रूल किया था कर्नाटक में। कर्नाटक जो पार्ट है ये हमारा सदर्न कर्नाटक का पार्ट, यहाँ पे इसने रूल किया था होयसाल एम्पायर ने, होयसाल साम्राज्य ने। जो होयसाल एम्पायर है इसकी 3 साइट हैं, बेलूर, हालेबिद, सोमनाथपुर, ये कर्नाटक में है। यहाँ पे होयसाल के टेम्पल बने हुए हैं, मंदिर। इनको नॉमिनेशन के लिए भेजा है इंडिया ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के लिए। अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इनको इंक्लूड कर दिया जाता है तो हमारे इंडिया में अभी देखो 40 साइटें ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की लिस्ट में हैं। फिर ये 40 से 41 हो जाएंगी। इससे पहले दुर्गा पूजा को भी भेजा था, जो कोलकाता में होती है, दुर्गा पूजा कोलकाता में होती है, उसको नॉमिनेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजा था यूनेस्को में। तो अभी तक कितनी साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 40। और ये अभी भेजिए बेलूर, हालेबिद, सोमनाथ के होयसाल टेम्पल है कर्नाटक के, यूनेस्को की लिस्ट में रखने के लिए। तो यूनेस्को की ये लिस्ट होती क्या है? यूनेस्को क्या है पहले तो ये जानो। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन आप सब लोग जानते हो, संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना था। इसी की ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ये वर्ल्ड वाइड ऐसी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं उनके संरक्षण के लिए काम करती है। जब इसकी लिस्ट में डाल दी जाती है कोई साइट तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है, वित्तीय सहायता, और उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो पूरा ध्यान रखती है यूनेस्को। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसकी एक इंटरनेशनल कमेटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वो इस लिस्ट को संभालती है। जब इसमें डाल दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा किसी साइट को इस कमेटी के द्वारा, तो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है यूनेस्को के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा। तब डालते हैं इसमें जब उसकी कोई यूनिक सिग्निफिकेंस हो, इंपॉर्टेंस हो, चाहे कल्चरल, हिस्टोरिकल या साइंटिफिक या कोई और फॉर्म में कोई सिग्निफिकेंस हो, यानी कि कोई सांस्कृतिक वैल्यू हो उसकी, या कोई मान लो इतिहास से वो कोई चीज़ चली आ रही है, संरक्षित की जा रही है किसी देश में और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तब उसको डाला जाता है इस लिस्ट में। जो होयसाल का जो आर्किटेक्चर बना होता है, इसके टेम्पल जो बने होते हैं, ये कब बने थे और कब इनका जो स्टाइल है डेवलप हुआ था? 11th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी सी की बात कर रहे हैं हम, एडी जो अभी चल रही है, इस बीच में इनको बनाया गया था सदर्न कर्नाटक में। होयसाल एम्पायर ने भी इस टाइम में ही रूल किया था, राज किया था यहाँ पे कर्नाटक में। जो इसके टेम्पल बने होते हैं वो हाइब्रिड स्टाइल में बने होते हैं, जिन्हें वैसार स्टाइल भी बोलते हैं। वैसार स्टाइल के टेम्पल जो होते हैं, देखो द्रविड़ और नागर स्टाइल के टेम्पल का मिक्सचर होता है, एक यूनिक स्टाइल होता है इनका। जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो बने होते हैं भाई साहब ये टेम्पल हमारे इंडिया में, वो लगभग नागर स्टाइल में बने होते हैं, नागर नागर स्टाइल बोलते हैं उनको। और जो सदर्न इंडिया में बने होते हैं, साउथ इंडिया में, वो लगभग होते हैं द्रविड़ स्टाइल के, द्रविड़ स्टाइल बोलते हैं उनमें। द्रविड़ स्टाइल यूनिक स्टाइल होता है। इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। आर्ट एंड जो कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट है उसमें जाके लेक्चर देख सकते हो आप। और जो इन दोनों का मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं वैसार स्टाइल, या बेसार स्टाइल भी बोलते हैं, या वैसार स्टाइल या बेसार स्टाइल या हाइब्रिड स्टाइल, दोनों का मिक्सचर। तो ये कर्नाटक में जो टेम्पल बने हुए हैं यहाँ पे होयसाल के टेम्पल, ये कैसे हैं? ये वैसार स्टाइल के टेम्पल हैं और इनमें मल्टीपल श्राइन है। श्राइन का मतलब है जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, मुख्य जो स्थान होता है टेम्पल में, श्राइन्स, तीर्थ स्थल। सेंट्रल एक हॉल है, मान लो ये भाई साहब जो देख रहे हो आप, ये सेंटर में एक हॉल होता है पिलर के द्वारा, जो पिलर के द्वारा खड़ा हुआ होता है ये हॉल, वहाँ पे मूर्ति होती है। और एक चीज़ और है इसमें, देखो जिस प्लेटफॉर्म पे ये बना हुआ है ना, देखो ये 3-4 फुट ऊंचा है ना, ये बनी हुई है सीढ़ी सी, ये स्टार शेप में होता है, कुछ इस शेप में होता है जिसपे टेम्पल बना हुआ होता है, जिसपे बना हुआ है ना स्टेज पे, वो स्टार शेप की होती है। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें, ये स्टार शेप में बना होता है। जिस उससे बना होता है ना ये स्टोन से, पत्थर से, उसे बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन। ये सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, ये पत्थर होता है जिससे बना होता है। स्टार लाइक ग्राउंड प्लान्स पे बना होता है। डेकोरेटिव कार्विंग होती है इस पर, जो इस पर क्या है ना, जो देख रहे हो आप ये वाला पोर्शन, इस पर कुछ कार्विंग कर देते हैं, कढ़ाई जिसे बोलते हैं, जैसे कपड़ों पे कढ़ाई होती है, इसकी दीवारों पे कढ़ाई हो रखी है, डेकोरेटिव सजावटी रूप से कढ़ाई हो रखी है। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में? नेक्स्ट है कि ये टेम्पल फेमस किस लिए है। देखो जो होयसाल के टेम्पल्स हैं फेमस तो अपने यूनिक स्टाइल के लिए हैं, लेकिन इनमें से 3 कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है।
कर्नाटक के हालेबित जगह में ये होयलेश्वर टेम्पल है, ये 1150 में बनाया था होयसाल किंग ने। एक है यहाँ पे चेन्नाकेशव टेम्पल, ये सोमनाथपुर में है कर्नाटक में, ये 1268 एडी में बनाया था नरसिम्हा थर्ड नाम के किंग ने। एक है केशव टेम्पल, ये कर्नाटक के बेलूर जगह में बना हुआ है, ये बनवाया था विष्णुवर्धन ने। तो ये 3 टेम्पल यहाँ पे फेमस हैं। नेक्स्ट है बुर्किना फासो सस्पेंडेड फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन। बुर्किना फासो एक कंट्री है भाई साहब, देश है। कहाँ पे है ये देखो आप, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये अफ्रीका का मैप देख रहे हैं हम। ये यहाँ पे देखो 19 नंबर की जो वॉयलेट कलर में आपको कंट्री दिखाई दे रही है, ये है बुर्किना फासो। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये 19 नंबर पे यहाँ बुर्किना फासो लिखा हुआ है। ये बुर्किना फासो कंट्री है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये अभी अफ्रीकन यूनियन ने सस्पेंड कर दिया है अपनी मेंबरशिप से। अफ्रीकन यूनियन क्या है? एक ग्रुप है भाई साहब 55 कंट्रीज का। सस्पेंड क्यों कर दिया इसको, मतलब रोक दिया, इसकी मेंबरशिप क्यों स्थगित कर दी? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में अभी कू हो गया। ये जो कूप लिखा होता है ना, COUP, इसे प्रोनाउंस करते हैं कू। जैसे अभी म्यांमार में कू हो गया था, मिलिट्री कू, मिलिट्री ने सत्ता हथिया ली थी वहाँ पे। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी, उसको हटा के मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे कब्जा कर लिया अब ये बुर्किना फासो में। तो अफ्रीकन यूनियन का ये मेंबर था बुर्किना फासो, लेकिन इसको हटा दिया, सस्पेंड कर दी इसकी मेंबरशिप। अफ्रीकन यूनियन क्या है, इससे जानने से पहले थोड़ा और जान लो इसके बारे में, बुर्किना फासो के बारे में। वैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये जो बुर्किना फासो है ना, ये 1960 तक ये गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। जैसे भारत था ना, ऐसे ये फ्रांस का गुलाम था, फ्रेंच कॉलोनी थी एक बुर्किना फासो। 1960 में इसको आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट बनी और 1984 में इसने अपना नाम अडॉप्ट किया, ये बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का मतलब होता है ए लैंड ऑफ इनकरप्टिबल पीपल। लैंड ऑफ इनकरप्टिबल पीपल, इनकरप्टिबल मतलब अभ्रष्टाचार लोगों की भूमि। ये बुर्किना जो फासो है, इसकी जो कैपिटल है वो है ओगाडोगो। ये देखो कुछ ऐसा लिखा होता है, ये ओगाडोगो। ये गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ओगाडोगो। प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है भाई साहब इस कैपिटल की, क्योंकि नाम है, ये नाम तो किसी तरह से भी बोला जा सकता है। तो ये अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज का एक ग्रुप है अफ्रीका में। 2017 में अफ्रीकन यूनियन ने लेटेस्ट जो मेंबर इसका बना था, एडमिट किया था मोरक्को को। मोरक्को इसका लेटेस्ट मेंबर बना था अफ्रीकन यूनियन का। अफ्रीकन यूनियन की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो लीबिया है एक कंट्री। यहाँ पे लीबिया आपने देखा ही होगा, यहाँ पे अफ्रीका में देखो एक कंट्री वॉयलेट कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली कंट्री। लीबिया में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे अनाउंस किया था, और उस अनाउंसमेंट का जो घोषणा की थी उसका नाम रखा था सिर्टे डिक्लेरेशन। क्योंकि ये लीबिया में सिर्टे नाम की जगह पे हुई थी, इसलिए सिर्टे डिक्लेरेशन घोषणा पत्र रख दिया 1999 में। फिर 2001 में इथोपिया एक कंट्री है, वहाँ पे अदीस अबाबा इसकी कैपिटल है। 2001 में इसको बनाया गया अफ्रीकन यूनियन को। इथोपिया कंट्री कहाँ पे, ये देख लो भाई साहब, ये इथोपिया यहाँ पे ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है आपको। फिर 2002 में इसको लॉन्च कर दिया साउथ अफ्रीका की डरबन सिटी में। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में आपने देखा ही होगा। अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटेरिएट यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? अदीस अबाबा में ही है, इथोपिया की जो कैपिटल है, इथोपिया जो कंट्री हमने देखी थी। नेक्स्ट टॉपिक है सेहत इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेहत इनिशिएटिव अभी रिसेंटली न्यूज में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया था। किस लिए? जो मिलिट्री के पर्सोनल है ना, पर्सोनल मतलब कर्मचारी। अगर इसमें देखो ये पर्सनल और पर्सनल में थोड़ा ही फर्क होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये पर्सनल की स्पेलिंग ये होती है, पर्सनल मतलब निजी, और ये पर्सनल मतलब कर्मचारी। जो मिलिट्री पर्सनल है यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो कर्मचारी हैं, चाहे रिटायर हो चुके हैं, वेटरन यानी कि प्रसिद्ध जो पर्सनल है, या सर्विंग जो अभी सर्विस दे रहे हैं मिलिट्री में, उनके लिए ये सर्विस लॉन्च की थी सेहत इनिशिएटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। देखो किसी को डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, किसी मिलिट्री पर्सनल को, तो ऑनलाइन वो कर सकता है, डॉक्टर से जानकारी ले सकता है। ऐसी सर्विस है ये, घर बैठे बैठे ले सकता है। तो कोरोना के काल में देखो वैसे भी कोई नहीं जा रहा था बाहर, तो इसलिए ये सर्विस लॉन्च की थी 2021 में ही। इसका फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ये इनिशिएटिव जो किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मई 2021 में लॉन्च किया था, ताकि डिजिटली
सबको सर्विस प्रोवाइड की जा सके, मिलिट्री पर्सनल को। जो हेल्थ केयर सर्विस है ये, इसमें पेशेंट को उसके घर पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो अपने घर पे रह के ओपीडी सर्विस ले सकता है। इसी तरह की सर्विस घर पे लेके लोग ले सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ई संजीवनी नाम की लॉन्च कर रखी है आम लोगों के लिए। आप जैसे आप हम लोग चाहे कंसल्टेशन लेना चाहें डॉक्टर की, तो ये ई संजीवनी एक पोर्टल है। ई संजीवनी गूगल पे डालोगे ई संजीवनी, उसकी साइट खुल जाएगी, पोर्टल खुल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी पोर्टल आ जाएगा। इस पे जाके सर्विस ले सकता है कोई भी स्टूडेंट। फ्री ओपीडी सर्विस प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर, यानी कि कंसल्ट करता है, सलाह करता है कि उसको ये बीमारी हुई है, वो ये टैबलेट ले सकता है, ये दवाई ले सकता है। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।